पिछले दिनों एक बड़े मंच पर साहित्यिक आयोजन में एक गांधी और सावरकर की चिट्ठियों को लेकर के, उनके माफ़ीनामे को लेकर के एक विवाद हुआ था। उस कार्यक्रम में आप थे। जिस तरीके की चिट्ठियां सावरकर ने अंग्रेज सरकार को लिखी और गांधी ने जो सरकार को लिखी, तो वो दोनों चिट्ठियां सिमिलर हैं। नहीं, गांधी की चिट्ठी तो सावरकर के भाई गए और उन्होंने लिख दी। गांधी के बारे में कई तरह की भ्रांतियां अभी भी हैं और वो बनाने में गांधी का भी योगदान है, मैं कहूँगा। तो सावरकर भी क्रांतिकारी थे ही, तो सावरकर का एक इतिहास तो बहुत ही ब्राइट है और गांधी उससे परिचित थे। अपरिचित नहीं थे, क्योंकि लंदन में भी सावरकर के यहाँ आयोजन हुआ जिसमें गांधी गए थे और गांधी से उनकी मुलाकात। हम बात कर रहे हैं गांधी पर, गांधी के विचार और गांधी की परिस्थितियों पर, और ख़ास तौर पर आज की तारीख में अगर गांधी होते तो क्या होता। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, हम लगातार बात कर रहे थे गांधी पर, पिछले अंक में भी हमने बात की। एक बड़ा माहौल पूरे देश में बनाया जाता है जब गांधी की बात की जाती है, तो गांधी के संबंधों को लेकर आपकी एक किताब अभी हाल में आई है, गांधी की महिला ब्रिगेड। तो आप कैसे देखते हैं गांधी के इस पूरे व्यवहार को, इस पूरे प्रकरण को और गांधी के व्यक्तित्व को, खास तौर पर महिलाओं के प्रति? देखिए, ये जो चर्चा चलती है वो सेक्स को लेके गांधी के चर्चा चलती है और ब्रह्मचर्य के प्रयोग उन्होंने किए, ये बात दुनिया जानती है और ये दुनिया को किसी और ने नहीं बताया, खुद गांधी ने बताया अपनी पत्रिका में लिख के। तो किस दौर में और कब ये प्रयोग हुए हैं ये भी सारी दुनिया जानती है, गांधी के माध्यम से ही। इसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्रह्मचर्य के प्रयोग वाली बात पे नहीं जाऊंगा और नहीं गया हूँ अपनी किताब में भी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो समझना मेरे लिए अभी मुश्किल काम है। मुझे असल में जब चंपारण में गांधी गए हैं तो पहले ही दिन, जिस दिन वो जा रहे थे, एक जुल्म की कहानी सुन के, हाथी पे वो लोग जा रहे थे, अप्रैल का महीना था, गर्मी ज़्यादा थी, तो सुबह सुबह जा रहे हैं, तो सुबह शौच वगैरह के लिए महिलाएं निकली थी। तो हाथी पे भी जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि हिंदुस्तान में औरतें कितनी, अच्छा औरतें उठ जाती होंगी शौच में, हाथी आया तो मुंह फेर के अपना पर्दा कर लिया, तो कि औरतें पर्दा में रहती हैं। और गांधी का ये कहना था कि जब तक औरतें पर्दे से निकलेंगी नहीं तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आधी आबादी को हम इस तरह से पर्दे में रख के काम नहीं कर सकते। लेकिन गांधी साथ ही ये भी कहते हैं कि पश्चिम में विकास तो हुआ है औरतों के आने से, लेकिन पश्चिम में औरतों में नंगापन भी आया है काफ़ी। तो मुझे नंगापन नहीं पसंद है कि औरतें आएँ, बराबरी का काम करें, सब करें और उनके बगैर नहीं होगा, लेकिन वो नंगापन नहीं चाहिए हमको। मुझे ये चीज़ थोड़ी चौंकाने वाली लगी, क्योंकि अभी घुस रहे हैं वो चंपारण में, और जब चंपारण में उन्होंने काम शुरू किया तो उनको समझ में आ गया कि घरों में घुसना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर्दा इतना ज़्यादा है। तो उन्होंने पहला आदमी जो बाहर से बुलाया वो कस्तूरबा को बुलाया। और अगर उस दौर को आप गौर करेंगे तो आपको सिर्फ दिखाई देंगी एक सरोजिनी नायडू, जिनसे उनका कोई संबंध था। लेकिन 31 का आंदोलन जब हुआ है और गांधी ने जब शुरू किया औरतों को पार्टिसिपेट कराना, ख़ासतौर से पिकेटिंग के सहारे, तब के किस्से बड़े अजीब हैं कि औरतें आके बैठती थीं धरने पे, घर जाने का रास्ता उनको मालूम नहीं, वो पति का नाम नहीं लेते थे, ससुर का नाम नहीं ले सकती थी, जेठ का नाम नहीं, तो कहाँ जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, किनके घर जाना है, ये भी उनको बताना मुश्किल। ऐसी औरतों से उन्होंने आंदोलन शुरू कराया था। और 30 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रह का कॉल दिया तो इस देश में 25,000 औरतें जेल में गई। 25,000 औरतों का मतलब दुनिया में आज के तारीख तक किसी भी आंदोलन में और किसी भी क्रांति में एक साथ 25,000 औरत जेल नहीं गई। तो इतना बड़ा जादू उस आदमी ने ऐसे हिंदुस्तान में कर लिया 15 साल से भी कम समय में। और इसमें ज़्यादातर लड़कियां थीं, बड़ी उम्र वाले नहीं थे, तो नौजवान लड़कियां, सब नौजवान लड़कियां थी। तो इसका मतलब जो पैदा हुई, जिन्होंने होश संभालना शुरू किया, वो सब गांधी के प्रति आकर्षित हुए। और गांधी ने इनका कहीं जिक्र नहीं किया है, किसी और ने भी जिक्र नहीं किया। इतिहास में जब औरतों के पार्टिसिपेशन की बात आती है तो कहते हैं कि गांधी ने उनसे सॉफ्ट काम कराए,
पिकेटिंग कराई और चरखा चलवाया। पिकेटिंग सॉफ्ट काम अगर है, शराब के व्यापार को रुकवाना, शराब की नीलामी रुकवाना, तो और कौन हार्ड काम। तो इसलिए ये बड़ी अजीब किस्म से इतिहास लिखा गया है। गांधी के इन चिट्ठियों को पढ़ते हुए, अभी मैं चिट्ठियाँ पढ़ रहा हूँ किताब लिखने के बाद, पहले तो 75 औरतों पे लिखा जो गांधी ने तैयार किए इस बीच, ये जो उनके साथ लगी रहीं और जिन्होंने सचमुच गोली चलाने से लेके गोली खाने तक का काम किया। सिर्फ पिकेटिंग का काम नहीं हुआ है, गांधी के कॉल पे औरतें आईं और उन्होंने गोली खाई। 42 में मतंगनी हजरा, फिर उसके बाद कल्पना ये बरगोइन, असम की लड़की जिसके नाम पे अब नौसेना का बेड़ा रखा गया। तो ऐसी लड़कियां आईं, बीना दास आईं जिन्होंने, तो इस पूरी जमात गांधी ने जुटाई। बल्कि 42 का आंदोलन आप गौर से देखेंगे तो आपको कमला देवी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये सब औरतें लीड रोल में दिखाई देंगी। गांधी जब आखिरी फेज में सबसे असहाय होके जाते हैं और कम्युनल शांति का काम करते हैं तो उनके इर्द गिर्द सारी औरतें ही हैं। उस समय पुरुष लोहिया जैसे 1-2 लोग गिनती के हैं, बाकी सारी औरतें ही हैं। तो ऐसी फौज गांधी ने चुपचाप एक तरह से तैयार की, बगैर शोर मचाए। और इन लड़कियों की कहानी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पता लगा कि वो शुरू से उसके हैंडराइटिंग से लेके उसके स्पेलिंग पे, उसके मासिक धर्म में अगर दिक्कत हो रही है तो कैसे उस समय गर्म पानी से सिकाई करो, क्या करो, ये सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई आंदोलन हर चीज़ का गाइड करके वो ऐसी औरतों को तैयार करते हैं। और ये औरतें, आज़ादी की लड़ाई अगर इतने बड़े पैमाने पर बाद में बढ़ी है और फैली है तो उसमें इन औरतों का योगदान है पर्याप्त, माने जितना पुरुषों का है वैसे ही औरतों का योगदान। बल्कि आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो गांधी की तैयार की हुई औरतें 74 तक, जब इमरजेंसी मुल्क में लगी है तब तक एक्टिव हैं खूब झमाझम। और अधिकांश ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का विरोध किया। ये मज़ेदार बात है कि उनमें से अधिकांश ने इंदिरा गांधी की, अगर किसी ने कोई संस्था बनाई तो उसमें चोरी बेईमानी के किस्से न्यूनतम है। मंत्री बनी अगर अमृत कौर तो उसने शानदार काम किया, वो राजघराने की लड़की थी, उसने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसा संस्था हमको दिया और अपना घर दे दिया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लोगों को। और अपनी हालत ये हो गई कि जब मंत्री नहीं रही तो रहने की जगह नहीं है उनके, और जब वो मर गई उनको नेहरू जी ने अलॉट कर दिया तो उनके भाई के पास घर नहीं, क्योंकि उन्होंने सब तो दे दिया था एम्स को। तो इस तरह की लड़कियां आईं और ये उनकी कहानी नहीं है, वो तो पढ़ी लिखी और बड़े घर की थी। ऐसी 50 कहानियां हैं जिसमें औरतों को ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद उनकी पूछ कम हुई, उनका मोहभंग हुआ, उनकी पढ़ाई नहीं थी, प्रॉपर्टी राइट में हमारे यहाँ औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मणिबेन पटेल की बेटी, उनको रहने का घर नहीं था जब वो एमपी, जब पटेल के निधन के नहीं, बाद वो भी एमपी होने से हट गए, तो उनके बाद वो अपने एक भाई के यहाँ रहती थी और दिन में मिलने जुलने का काम मणि भवन में बैठ के, जो गांधी जी के लिए बम्बई में बना था मकान, वहाँ बैठ के लोगों से मिलती जुलती थी। तो इस तरह से लड़कियों ने बहुत काम किया गांधी के आंदोलन के लिए। और फिर मुझे लगा कि ये जो आप बात जहाँ शुरू कर रहे थे हम लोग कि उनका उनके व्यवहार औरतों से रिश्ते पे बात, सेक्स वाले रिश्ते की, मुझे लगा ये बहुत छोटी बात है। अब इसकी सच्चाई मुझे पता हो ना हो, या इसके नेचर का ठीक आपको पता हो ना हो कि ब्रह्मचर्य रखना क्या चीज़ है और कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ है, या वो एक फ्रॉड करते थे इसके लिए कि लड़कियां उनके आसपास आएँ। लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई लड़की पूरे होशो हवास में गांधी के नाम पे, देश के नाम पे गोली खाने को तैयार है, तो अगर वो गांधी से रिश्ता भी बनाना चाहे तो इसमें हमको आपको ऑब्जेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना है, क्योंकि जिन लड़कियों के नाम हैं वो सब गांधी की बेटी से भी छोटी उम्र की हैं, सबके साथ उनका व्यवहार वैसे ही था, सबको उन्होंने उसी लेवल से उठाया था, सचमुच गोद में खिला के सबको बड़ा किया। जब गांधी के ब्रह्मचर्य की बात होती है, ब्रह्मचर्य के प्रयोग की बात होती है, तो उस समय उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। और सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, आप जगह देखिए, नोआखाली जो कम्युनल डिस्टर्बेंस से एकदम गांव उजड़ गए हैं सारे,
और गांधी ने जो फैसला किया था वहाँ रहने का, कि हर किसी को एक गांव का जिम्मा दिया था, तो लड़का हो लड़की हो, हर किसी के जिम्मे एक गांव था। तो वैसे गांव में, वैसे वातावरण में गांधी कोई सेक्स का उत्सव मनाने गए थे। ये तो जो सोचता है मेरे ख्याल उसके दिमाग का परिवर्तन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और गांधी ने अगर ये प्रयोग कुछ किए भी होंगे तो वो क्या है, न तो वो अब कुछ किताबें मनु की खुद की भी लिखी चिट्ठियाँ आ गई हैं सामने, तो इसलिए वो भी पढ़ लेना चाहिए। और इस बुनियादी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रयोग की चर्चा सबसे पहले अपने ऑफिशियल पत्रिका में गांधी ने ही की है, उसके बाद ही उसकी चर्चा बाकी जगह कहीं गई। और जाहिर सी बात है, जब गांधी जब अपने कम्युनिकेशन के प्रयोग उससे काफ़ी साल पहले, 40 साल पहले अगर वो चंपारण में करते हैं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि आने वाले दिनों में 50 साल बाद या 100 साल बाद कम्युनिकेशन किस स्तर पे जाएगा और कहाँ पर मेरी ये कही हुई बात, लिखी हुई बात किस स्तर पे जाएगी। गांधी ने जो नहीं कहा वो बातें भी अजीब किस्म से चल रही हैं। माने गांधी की कही बात और की बात को तो छोड़ दीजिए, नहीं कही बात का, जैसे मैं आर्ट पे गांधी की किताब कर रहा था, गांधी और आर्ट, और मेरे ख्याल वो पहली ही किताब है, इस उम्र में आके गांधी पे किताब वो पहली आई है। उसमें एक प्रसंग आता है कि गांधी खजुराहो की मूर्तियों को ढकवा देना चाहते थे, और मैं परेशान, क्योंकि पूरी किताब जिस लाइन पे जा रही है ठीक उससे उल्टा हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जो हाइपोथेसिस लेके किताब के लिए बढ़ रहा हूँ वो गलत हो गया या ये प्रसंग गलत है। ढूंढते ढूंढते पता लगा कि वो रजनीश के एक कथन से निकला है। अब वो रजनीश ऐसे कौन ऑथेंटिक गांधी के जानकार हो गए, उन्होंने कहा मैं दादी के साथ खजुराहो देखने जाता था, तो दादी ने कहा मुझे कि गांधी इसको ढकवा देना चाहते थे। अब ये कौन हिस्ट्री हुई, और इसके बेसिस पे बड़े बड़े लोगों, आप नेट ढूंढिए तो गांधी और खजुराहो में सिर्फ यही दिखेगा कि गांधी उनको ढकवा देना चाहते थे और टैगोर ने उसको बचा लिया। कब ढकवाना चाहते थे, किसके कहने नहीं, पे, और हुआ ठीक उल्टा। जब सब जांच की मैंने और सब कुछ परखा तो पता लगा कि हाँ, ये बिरला जी ने उनको कहा था, बिरला जी देख के आए थे, और उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ा वल्गर लगा तो मैं ढकवा दूँ। गांधी ने कहा मैंने देखा ही नहीं, गांधी कभी गए नहीं खजुराहो, मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्या कहूँ, कि रहो मैं पूछता हूँ। अच्छा, ठीक वही फेज है जब सुभाष वाला झगड़ा चल रहा है, त्रिपुरी कांग्रेस का मामला है ये, तो गांधी का ध्यान कहाँ होगा आप सोच सकते हैं। तो उसमें उन्होंने नंदलाल बोस को, जो आर्टिस्ट थे देश के सबसे बड़े, उनसे पूछा कि तुम बताओ कि तुम गए हो और क्या देखा है। तो नंदलाल बोस ने काफ़ी लंबी चिट्ठी लिखी कि ये तो दिमाग की विकृति है, अगर ये कोई ऐसा कहता है कि वो सेक्स का प्रयोग कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है और उसमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे लिए बड़े भारी धरोहर हैं और कितनी बड़ी कलाकृति। तो जब नंदलाल बोस ने कहा तो गांधी ने कहा फिर डिबेट ख़त्म करो, ये तो आ गया फाइनल इस पे फैसला। तो फाइनल फैसला इसी तरह से आया हुआ, और उसको ये लोग जाने कहाँ से क्या बनाए हुए हैं। तो गांधी ने जो कहा किया वो तो अलग है, जो नहीं किया वो भी उनके मत्थे सारा मढ़ा जा रहा है आज की तारीख में। और पूरा ही गांधी द्वेष, और गांधी द्वेष में मैं जो बाजार की बात कह रहा हूँ, इसमें आम लोगों की थोड़ी बहुत अपने फ्रस्ट्रेशन और इसकी दिलचस्पी तो है ही, बाजार की भी दिलचस्पी गांधी को मारने में। आप गांधी को जब से देखेंगे तब से कैम्ब्रिज स्कूल, न्यू कैम्ब्रिज स्कूल से लेके सारे मार्क्सवादी इतिहासकार, सारे यहाँ के सबाल्टर्न हिस्टोरियन से लेके आज जो संघ से जुड़े हिस्टोरियन हैं, हर किसी का टारगेट एक ही है, गांधी 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 कैसे ख़त्म हुआ। और ठीक उल्टा हो रहा है कि गांधी दिन पर दिन बगैर किस सहयोग के होते जा। शुरू में ये कहा जाता था कि अंग्रेजी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है। आज गांधी की मूर्तियां दुनिया के लगभग हर देश में हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है जहां गांधी की मूर्ति आदर के साथ न बनी हो। और गांधी वाले देशों में, गांधी की मूर्ति वाले देशों में सूरज कभी डूबता नहीं है, और न वो मूर्तियां उखड़ के कभी ये सीन बनने वाला है कि गांधी को लोग विदा कर देंगे। तो गांधी की ताकत दुनिया में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह वही है कि उनकी जो अल्टरनेट वो देने की कोशिश कर रहे थे या जो बात कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत आज हम लोग पहले से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बड़े मंच पर साहित्यिक आयोजन में एक गांधी और सावरकर की चिट्ठियों को लेकर के, उनके माफ़ीनामे को लेकर के एक विवाद हुआ था। उस कार्यक्रम में आप थे जहाँ मुख्य वक्ता के तौर पर। तो क्या गांधी ने वाकई, आपको लगता है कि क्या गांधी ने जिस तरीके के माफ़ीनामे सावरकर के हैं या जिस तरीके की चिट्ठियां सावरकर ने अंग्रेज सरकार को लिखी,
और गांधी ने जो सरकार को लिखी, तो वो दोनों चिट्ठियां सिमिलर हैं? नहीं नहीं, गांधी की चिट्ठी तो सावरकर के भाई गए और उन्होंने लिख दी। गांधी के बारे में कई तरह की भ्रांतियां अभी भी हैं और वो बनाने में गांधी का भी योगदान है, मैं कहूँगा। जैसे अहिंसा को लेके गांधी बहुत जोर देते थे, लेकिन आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान का और दुनिया का कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है आज़ादी के लिए, अन्याय के लिए, जिसको गांधी ने सपोर्ट नहीं किया। तो पहला क्राइटेरिया अन्याय का विरोध है। फिर उसके बाद का क्राइटेरिया है कि वो हिंसक है कि अहिंसक है। हिंसा अहिंसा को गांधी ने पहला क्राइटेरिया नहीं बनाया है। तो अपने यहाँ भी जितने भी आंदोलन चले हैं, सारे आंदोलनों को गांधी का सपोर्ट है और सारे आंदोलनों ने एक तरह से गांधी को सपोर्ट भी किया। भगत सिंह का आंदोलन, जो चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन, इन सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। खुल के उस तरह से आइडियोलॉजी में हर चीज़ में सपोर्ट नहीं है, लेकिन मदद के लेवल पे सब ने एक दूसरे को मदद किया है। तो सावरकर भी क्रांतिकारी थे ही, काफ़ी काम किया था एक दौर में, बल्कि 57 पे उनकी किताब इतनी ज़बरदस्त है। और 57 की क्रांति को लेके उन्होंने लंदन में आयोजन किया, उस दौर में लंदन में आयोजन किया जब कोई नाम लेना नहीं चाहता था। और वहाँ उन्होंने, तो सावरकर का एक इतिहास तो बहुत ही ब्राइट है और गांधी उससे परिचित थे। अपरिचित नहीं थे, क्योंकि लंदन में भी सावरकर के यहाँ आयोजन हुआ जिसमें गांधी गए थे और गांधी से उनकी मुलाकात, बहस हुई थी। कई बार ये माना जाता है कि हिंद स्वराज में जो सवाल पूछने वाला व्यक्ति है वो पॉसिबली सावरकर ही है, क्योंकि सावरकर का नज़रिया उलट है गांधी से। तो इस लेवल पे दोनों का संबंध था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। तो बाद में भी जब उनके भाई गए ये कहने कि माफ़ी का प्रोजेक्ट चल रहा है और माफ़ी उनको मिलनी चाहिए, तो गांधी ने चिट्ठी लिख दी होगी। लेकिन सावरकर जो चिट्ठी लिख रहे थे, और चिट्ठी लिखना, माफ़ी मांगना भी मैं गुनाह नहीं मानता हूँ, क्योंकि जितनी पिटाई और अन्याय जुल्म होता था क्रांतिकारियों के साथ, सावरकर के साथ भी वो सब हुआ है। लेकिन असली बात ये था कि उसके बाद उन्होंने क्या कबूल कर लिया। इतना क्रांतिकारी आंदोलनकारी, पेंशन ले, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के हित के काम करे। और जो प्रमाण आ रहे हैं उसमें ये लगता है कि गांधी की हत्या की योजना बनाने वालों में सावरकर भी थे, और वो प्रोजेक्ट लागू कराने की कई कोशिश हुई है। एग्जैक्ट उस कोशिश में जिसमें हत्या हुई है उसमें वो थे न थे, वो उस मुकदमे में शामिल रहे। उनका मुकदमा बड़े संदेहास्पद ढंग से सुना गया उनको, बल्कि वो जो किताब बंटती है आजकल वो उसी मुकदमे की गवाही है। और उस किस्म की गवाही किसी कैदी को, और वो भी गांधी के मर्डर को, देने की दी जाए इजाज़त, ये संदेहास्पद है। तो वो कुछ काफ़ी चीज़ें उस दौर की ऐसी हैं। तो सावरकर ने माफ़ी मांगने के बाद, रिहा होने के बाद जो किया वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। माफ़ी मांगने तक में कोई हर्ज नहीं है। आपको बहुत कष्ट हुआ, बहुत क्रांतिकारी बदल गए, टूटे बहुत लोग, लेकिन ठीक उल्टा पक्ष में चले जाएं आप, वो ज़्यादा गड़बड़ है कि आप पेंशन लें, पेंशन पे फिर जो सरकार कहे वही करें, और वो करने में राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, गांधी को ख़त्म करना, ये सब प्रोजेक्ट हैं और उसमें उनकी भागीदारी दिखाई देती है। आज के दौर में अगर हम अब इतिहास से हम फिर दोबारा एक बार आते हैं मौजूदा दौर में, और कम शब्दों में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो देश में परिस्थितियां हैं, चाहे वो विकास की परिस्थिति हो या राष्ट्रवाद की परिस्थिति हो या आईटी के डेवलपमेंट्स हो, इस दौर में गांधी कौन से ऐसे दो काम करते और कौन से ऐसे दो काम नहीं करते जिससे देश का भला होता? नहीं, गांधी सबसे पहले तो जो चीज़ें करना चाहते थे और वो यही है कि गांव केंद्रित विकास हो। और जो आईटी और बाकी चीज़ें भी आप ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें उस तरह के विकास को सपोर्ट करने में बहुत मदद करती और आसानी होती इससे बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, गांधी वही जो कहते हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे का ही प्रोडक्शन इस्तेमाल करें, अगर वो शुरू हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। कि आप मोटे इलाके के हैं, वहाँ वो मोटा पैदा होता है। अब खाने पीने में अब सब लोग वापस उन चीज़ों पे लौट रहे हैं। अब बार बार मिलेट्स का प्रयोग ये हम ऐसे नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि गेहूँ चावल खाने से दिक्कत होने लगी है। गेहूँ चावल खाने में तो बहुत आनंद आता था एक दौर में, लेकिन अब उसकी तकलीफ शुरू हो गई। तो अगर 100 किलोमीटर का दायरा है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन को, वो उसका मतलब है कि वो जलवायु को सूट करता है। वो पौधा वहाँ इसलिए होता है कि वहाँ की जलवायु उसको सूट करती है।
हमारे भोजन, वही अमरूद दिल्ली वाले जाड़े में खाएं तो उनको सर्दी जुकाम नहीं लगता। बिहार में वो अमरूद नहीं होता क्योंकि उस समय वहाँ अमरूद होता ही नहीं। तो जलवायु से हर चीज़ का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और अगर ये 100 किलोमीटर का दायरा वाला उनका फॉर्मूला लागू हो, डिसेंट्रलाइजेशन का, डाइवर्सिटी का, सस्टेनेबिलिटी का, ये फॉर्मूला लागू हो, तो उससे उधार हिंदुस्तान ही का नहीं सारी दुनिया का हो सकता है। वो दो काम जो गांधी नहीं करते में मुझे लग रहा है कि गांधी ने कई सारे प्रयोग, अपने जीवन को प्रयोग ही मानते थे, तो उसमें कई सारे प्रयोग फालतू के किए। और ये वो खुद भी बाद में रियलाइज करने लगे थे कि ये प्रयोग फालतू हो रहे हैं। और फालतू में अगर आप देखेंगे शुरू से पूरे जीवन खाने के प्रयोग उन्होंने बहुत उल्टे सीधे किए। और खाने के ही नहीं, स्वास्थ्य से जुड़े इतने प्रयोग किए और ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो उनको अपने पैमाने पे भी अच्छे नहीं। अब हर चीज़ जांच के और हर चीज़ आप रिजेक्ट करें या पास करें, इसकी ज़रूरत, ये चीज़ उनको बाद में एहसास होने लगा था कि, तो अपने इलाज से लेके परिवार के इलाज तक सब में, जबकि कस्तूरबा तक को उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाने दिया और मरने दिया। तो इन प्रयोगों पे मुझे लगता है वो नहीं करते। ठीक ऐसा ही प्रयोग मुझे कई बार लगता है कि शिक्षा के मामले में भी वो करते रहे। पहले दिन से उनको अंग्रेजी शिक्षा से परेशानी थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान में जो पहले शिक्षा चल रही थी संस्कृत स्कूलों की और मदरसों की, उसकी तरफ नहीं देखा। अपना प्रयोग शुरू कर दिया पहले दिन से आश्रम में, और अपना सिलेबस बने, अपना ये बने, और ये बेसिक तालीम सब चलता रहा। फिर पता लगा 34 में अचानक जब देश भर के ऐसे लोग जुटे, तो जाकिर साहब ने उस शिक्षा नीति की बहुत आलोचना की। तो गांधी ने जाकिर साहब को ही बना दिया अध्यक्ष और कहा कि तुम लोग एक पैरेलल करो। इसका मतलब कि अपनी पुरानी सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेल्यूर है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रयोग में भी गांधी उन चीज़ों को डिसकंटिन्यू करते जो वो कर रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा या पश्चिम की तरफ। और ठीक उल्टा हुआ है कि हमारी सारी पढ़ाई और ये सब पश्चिम की तरफ ताकने वाली बन गई। तो इसलिए गांधी वापस लौटते भी तो हिंदुस्तानी पढ़ाई की तरफ लौटते। जो कुछ वो करते रहे वो बहुत सफल नहीं हुआ, ये स्वास्थ्य के मामले में, भोजन के मामले में, शिक्षा के मामले में। और इसमें गांधी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगी है, अगर आप शुरू से देखेंगे तो मुझे और ये रियलाइजेशन उनको भी हुआ होगा। और बहुत सारे काम रह गए जो आज दिखाई देते हैं। जैसे अचानक आपको दिखाई देगा कि छुआछूत का सवाल या दलितों का सवाल उन्होंने उस प्रोमिनेंटली नहीं उठाया। हालांकि उनके 3 कार्यक्रमों में खादी और हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत था। इसके बावजूद अगर आज दलितों की शिकायत है गांधी से, तो वो शिकायत जेन्युइन है। तो इसका मतलब कि गांधी को जहाँ प्रायोरिटी देनी चाहिए थी और वो उन्होंने नहीं दिया, वो कुछ उल्टे सीधे कामों में लगे रहे मैं कहूँगा। और यही उल्टे सीधे काम है। इसकी जगह अब यही है कि भविष्य का आदमी होता तो वो चीज़ें और थोड़ा देखता। गांधी भी अपने वक्त से काफ़ी आगे थे और काफ़ी सारी चीज़ें नई देखी और नई की। और इसीलिए आज का भी सारा अल्टरनेट हम बार बार गांधी की तरफ देखते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें गांधी में या उनके प्रयोग में मौजूद हैं जिनको हम कम महत्व का मान सकते हैं या कम महत्व देना चाहिए, जिनको वो महत्व देने की जरूरत। अरविंद जी, आप आए और आपने गांधी पर, देश पर तमाम बातें की। हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।